तो ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट है ऑफ दी मेन डेरिवेटिव्स सब्जेक्ट रिवीजन। तो फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन लाइक कंटिन्यू विद दिस सेकंड पार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्वैप्स के बारे में और सीडीएस के बारे में, फॉरवर्ड्स के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। एक चीज़ होती है, लेट मी चूज माई पेन। हाँ, एक चीज़ होती है कॉल ऑप्शन। ऑप्शंस में बेसिकली क्या होता है, जो एक पर्सन होता है, एक पर्सन के पास राइट होता है और दूसरे पर्सन की ऑब्लिगेशन होती है। मतलब कि पहले जो हमने चीज़ देखी थी उसमें कमिटमेंट होती थी, मतलब उसमें दोनों का राइट और दोनों का ऑब्लिगेशन होता था, मतलब दोनों को अपना पार्ट पूरा करना ही पड़ेगा। ऑप्शन में हो सकता है पूरा करे, हो सकता है पूरा ना करे, दैट डिपेंड्स कि ऑप्शन अगर फेवर में है तो पूरा करना पड़ेगा, ऑप्शन अगर फेवर में नहीं आ रहा, जिसने ऑप्शन खरीदा है, तो उस केस में वो ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को, कोई भी ऑप्शन को समझने का सिंपल सा तरीका है, उसको एक लॉटरी की टिकट की तरह मान लो। एक लॉटरी की टिकट तब खुलेगी जब जो हमने बोला था वैसा हुआ। अगर वैसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लॉटरी की टिकट फाड़ के फेंक देंगे, सिंपल एज दैट। कॉल ऑप्शन एक ऐसी लॉटरी की टिकट है जो कि जब एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तब खुलती है। पुट ऑप्शन एक ऐसी लॉटरी की टिकट है जो तब खुलती है जब एसेट का प्राइस नीचे जाता है। दोनों चीज़ें खरीदेंगे तो आज मुझे अपनी जेब से लॉटरी की टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। सो थिंग इज़ वेरी सिंपल, चाहे मैं कॉल ऑप्शन खरीदूँ चाहे मैं पुट ऑप्शन खरीदूँ, मेरी जेब से आज पैसे जाएंगे। कितने जाएंगे? 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन कि उसका कितना प्रीमियम है। तो शुरू में कोई ना कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहा होता है। तो वैल्यू ऑफ एनी ऑप्शन इज़ नॉन ज़ीरो एट द बिगनिंग। मतलब कि अगर मैं आज आपको बोलूं कि ये काम करना, जब शेयर ऊपर जाएगा ना मुझे पैसे दे देना, और जब नीचे जाएगा ना तो मुझे कुछ मत देना, तो आप मुझसे उस चीज़ के लिए आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप मुझसे आज पैसे मांगोगे, तो मैं आज आपको जितने पैसे दूंगा दैट इज़ नोन एज कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम या प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी है, आई एम कॉल ऑप्शन बायर और आपको कॉल ऑप्शन सेलर, तो मैंने अगर पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीदी है, जितना जितना ऊपर जाएगा शेयर उतना उतना मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और अगर नीचे चला गया कोई बात नहीं भाई, लॉटरी की टिकट थी, फाड़ के फेंक दूंगा, तो मेरे जो 20 रुपये 30 रुपये मेरे लॉटरी की टिकट के लगे, जो ऑप्शन प्रीमियम लगा, दैट विल बी वेस्टेड, सिंपल एज दैट। अब देखो इसको थोड़ा फॉर्मली समझ लेते हैं। मिस्टर इज बुलिश ऑन अ स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 490, उसे लगता है 490 से शेयर ऊपर जाएगा। तो एक तो ऑप्शन है वो शेयर खरीद ले, जिससे क्या होगा, एक तो ऑप्शन है वो शेयर बाय कर ले, लेकिन उससे क्या, उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो है पैसों की ज़रूरत है शेयर बाय करने की, और दूसरी चीज़ रिस्क, कि अगर शेयर नीचे चला गया तो क्या होगा। दूसरा ऑप्शन है एफ प्लस कर ले, फ्यूचर्स बाय कर ले। इसमें आज तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक रिस्क है कि अगर ऊपर गया तो मिलेगा, नीचे गया तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तीसरा ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल ऑप्शन। दिस इज लाइक बाइंग अ लॉटरी टिकट विच विल पे द डिफरेंस ऑन द अपसाइड बट लैप्स ऑन द डाउन साइड। ये चीज़ मैंने बताई, अपसाइड एंड डाउन साइड कंपेयर टू अ फिक्स प्राइस नोन एज द स्ट्राइक प्राइस। जो अपसाइड डाउन साइड कंपेयर करते हैं वो एक प्राइस से डिटरमाइन, एक प्राइस से कंपेयर करते हैं, एक रेफरेंस रेट लेके चलते हैं, रेफरेंस प्राइस लेके चलते हैं, दैट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। सपोज एक्स इज इक्वल टू 500, लेट्स से जो प्राइस डिफाइन हुआ है दैट इज 500। अब जो भी मेजर करेंगे 500 से ही ऊपर या 500 से नीचे मेजर करेंगे। सो इफ ऑन मैच्योरिटी अगर शेयर का प्राइस 500 से ऊपर गया तो उतना डिफरेंस मिलेगा, अगर 500 रहा कुछ नहीं मिलेगा, 500 से नीचे गया तो भी कुछ नहीं मिलेगा। कॉल इज एक्सरसाइज एंड डिफरेंस इज रिसीव्ड, तो अगर ऊपर गया तो डिफरेंस मिल जाएगा। कितना मिलेगा? एस टी माइनस 500। कितना ऊपर गया, लेट से 600 गया तो कितना मिलेगा? 600 माइनस 500, दैट विल बी 100। तो इसका फॉर्मली एक फॉर्मूला बन गया एस टी माइनस एक्स। ठीक है, इफ ऑन मैच्योरिटी अगर 500 या 500 से कम हो तो कॉल लैप्स हो जाएगी, पे ऑफ जीरो होगा, तो उस टाइम हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल। तो सी प्लस कह सकते हैं, ऊपर जाने से हमारा डिफरेंस आएगा, कितना आएगा? एस टी माइनस एक्स आएगा, और नीचे जाने से लैप्स, नीचे जाने पे कुछ नहीं होगा। पे ऑफ फ्रॉम सी प्लस तो कह सकते हैं मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस एक्स और जीरो, क्योंकि जीरो से नीचे तो नहीं आ सकता ना। पे ऑफ रेफर्स टू द कैश फ्लो ऑन मैच्योरिटी। अब पे ऑफ क्या चीज़ है? जब मैच्योरिटी आई, जब उस वो डेट आई जिस डेट की हमने बात की थी, उस डेट को जितने पैसे मिलेंगे, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट लॉस, हमें नहीं कैलकुलेट करना। कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे? 20 रुपये मिले, 20 पे ऑफ। 30 रुपये मिले, 30 पे ऑफ। मान लो मैंने 50 रुपये लॉटरी के टिकट के दिए थे और मुझे 80 रुपये मिले हैं, तो मेरा पे ऑफ है 80 और प्रॉफिट हुआ 80 माइनस 50, 30। तो पे ऑफ इज डिफरेंट, प्रॉफिट इज डिफरेंट। ठीक है, वाइल प्रॉफिट कंसिडर्स द पे ऑफ एज वेल एज इनिशियल प्राइस, जो कि हमने शुरू में पैसे दिए, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसको हमें डिडक्ट करना होता है, नोन एज द ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन वैल्यू। ठीक है, एंड व्हाट इज पे ऑफ एंड प्रॉफिट एट द फॉलोइंग एक्सपायरेशन डेट। तो एक एग्जांपल्स कुछ दिए हैं कि आपको बताना पड़ेगा क्या पे ऑफ है, क्या
कह सकते हैं कि पे ऑफ आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा। तो अगर 400 है, 450 है, 500 है प्राइस, तब तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो है। पे ऑफ है जीरो, प्रॉफिट कितना, अल्टीमेटली लॉस हो गया ना, जितनी हमने लॉटरी के टिकट के पैसे दिए, लेट से 30 रुपीज़ दिए, तो 30 रुपीज़ का मेरा लॉस हो गया। 505, अरे वाह, 5 रुपये आ गया पे ऑफ। पे ऑफ मतलब पैसे मिले 5, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी लॉस में हो ना। कैसे, 30 रुपये दिए थे, 5 रुपये आए, तो 25 रुपये का लॉस। 530, चलो बहुत बढ़िया बात है, 30 रुपये आए, लेकिन अरे लॉटरी की टिकट भी तो 30 रुपये दी थी, लॉटरी की टिकट के लिए भी तो 30 रुपये दिए थे, तो 0 रुपीज़ आए, इसे ब्रेक इवन लेवल कह सकते हैं। 600 रुपीज़, 500 से 400 से ऊपर कितना, 500 से ऊपर कितना गया, 100 रुपये ऊपर गया, तो 100 रुपये मेरा पे ऑफ। और प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपये टिकट के पैसे और 100 रुपये मुझे मिल गए, 70 रुपये प्रॉफिट। अब ट्रू फॉल्स बताना, कॉल ऑप्शन शुड नॉट बी एक्सरसाइज इफ ST स्लाइटली ग्रेटर देन X बिकॉज देयर वुड बी अ लॉस। ये बोल रहे हैं कि अगर 500 से 505 हो गया ना, तो एक काम करो, भूल जाओ यार, एक्सरसाइज मत करो, 500 पे एक्सरसाइज मत करो, 5 रुपये तो मिलेंगे, अल्टीमेटली आपने तो 30 रुपये लॉटरी के टिकट के पैसे दिए थे, तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अरे 5 रुपये तो कम से कम कवर हो रहा है ना, कुछ तो कवर हो रहा है, जितना लॉस होना चाहिए था पहले, नहीं तो 30 रुपये का होता, अब 25 रुपये का हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे, रैशनल पर्सन ज़रूर करेगा। अ कॉल होल्डर स्टार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट इफ शेयर ऑफ प्राइस ग्रेटर देन X, कि जैसे ही प्राइस हमारा X से ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, गलत बात। 500 से 501 हुआ तो प्रॉफिट मेकिंग शुरू नहीं हुआ, उससे हमारा जो हमने लॉटरी के टिकट के पैसे दिए थे वो प्राइस रिकवरी होनी स्टार्ट हुई है। तो जब ये प्राइस 500 के ऊपर, जितना लॉटरी के टिकट के ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट मेकिंग शुरू होगा। लेट से हमने 30 रुपये दिए थे, तो 530 के ऊपर जितना जाएगा उसके ऊपर से हमारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट होगा। अगली चीज़, सपोज मिस्टर बी इज द काउंटर पार्टी, मिस्टर बी सामने वाली पार्टी है 2A। इन ऑल्टरनेटिव 3, मिस्टर बी हैज़ रिटर्न कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अगर कोई सेल करता है उसे कहते हैं राइटिंग द कॉल ऑप्शन, ये भी कह सकते हैं। एट 500, मतलब कि ये ऐसा बंदा है जितना ऊपर जाएगा शेयर इसे पैसे देने पड़ेंगे, और नीचे गया तो कुछ बात नहीं, मतलब ऊपर जाएगा तो डिफरेंस जाएगा, कितना जाएगा, माइनस ऑफ ST माइनस एक्स। अरे इसकी जेब से तो जा रहा है ना, तो माइनस में लिखेंगे, है वही ST माइनस एक्स, लेकिन इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि इसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। और नीचे जाएगा तो लैप्स, इसे मतलब इसे तो फ़ायदा हो गया ना। ये बंदा ऐसा है, इसने 30 रुपये की लॉटरी की आज पैसे ले लिए, अब ये भगवान से क्या बोलेगा कि भाई पहली बात तो शेयर बढ़े ही ना, और बढ़े तो थोड़ा सा बढ़े, अगर थोड़ा सा बढ़ेगा क्या होगा, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बढ़ेगा, हाँ जी ले 10 रुपये। अल्टीमेटली लॉटरी की टिकट 30 रुपये की थी ना, 30 रुपये तक तो उसे कोई डरने वाली बात नहीं है। डर तब लगेगा जब शेयर जोर से बढ़ेगा, ये कहेगा भाई पहली बात तो बढ़े ही ना, पहली बात तो गिर जाए, और मान लो भगवान कहते हैं नहीं भाई गिरना नहीं है, तो भाई थोड़ा सा उड़ जाए, बस दैट्स इट, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन कॉल होल्डर एंड कॉल राइटर, कॉल होल्डर और कॉल राइटर में क्या फ़र्क होता है, ये होता है फट्टू। अरे भाई इतना ही दम होता तो फ्यूचर्स बाय कर लेता ना, अगर फ्यूचर्स बाय करता तो क्या होता, ऊपर भी तेरा और नीचे जाएगा तो नीचे भी तेरा। और ये है जिगरा, अरे इसने सिर्फ 50 रुपये के लिए, 30 रुपये के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले ली, अगर शेयर बहुत ऊपर चला गया तो इसे तो ये तो लुट जाएगा। तो एक्चुअल में दम तो इसमें है ना बंदे में, ये बुलिश है, इसे बढ़ने पे फ़ायदा होगा। ये नॉन बुलिश है, इसे बेरिश नहीं कहेंगे, ये चाहता है कि यार जितने का शेयर है उतना रह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये नॉन बुलिश कहूँगा, बेरिश कहना थोड़ा गलत होगा। काश दाम जोर से बढ़े, ये चाहता है जोर से बढ़े, जोर से बढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 10 रुपये 20 रुपये बढ़ भी गया तो क्या हो गया, लॉटरी की टिकट तो वसूल नहीं हुआ है ना कम से कम। ये कहता है काश दाम गिरे, कहते हैं गिर जाए, और अगर बढ़े तो थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि थोड़े से बढ़ने पे क्या होगा, थोड़े से पैसे दे देगा, लॉटरी की टिकट तो पूरी उसने खाई हुई है। कैन नॉट हैव अ नेगेटिव पे ऑफ, इस बंदे की नेगेटिव पे ऑफ कभी हो नहीं सकती। देखो ना, जो कॉल होल्डर है, मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी है, मैंने तो 1 रुपये 20 रुपये दे दिए, लास्ट में जाके या तो कुछ मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो इसको नेगेटिव पे ऑफ इसकी कभी नहीं हो सकती। कैन नॉट हैव, इसका कभी पॉजिटिव पे ऑफ नहीं हो सकता। इसने तो आज पैसे खा लिए हैं, इसने आज लॉटरी के टिकट के पैसे ले लिए हैं, तो बाद में जाके या तो उसे पैसे देने पड़ेंगे या तो उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो इसकी कभी पॉजिटिव पे ऑफ नहीं हो सकती। जाने को प्रीमियम, इसने क्या दिया, आज इसने तो प्रीमियम दिया, और आने को दुनिया, आने को तो जितना मर्जी शेयर ऊपर चल जाए उतना उतना से मिल जाएगा। आने को प्रीमियम, इसको सिर्फ आएगा प्रीमियम, और जाने को दुनिया, इसके लिए तो कुछ भी जा सकता है, जितना ऊपर जाएगा उतना से देना पड़ेगा। ये चाहता है भाई वॉलेटिलिटी, जो हो जोर का हो, हेट्स वॉलेटिलिटी, कहते बस जैसा है ना प्राइस वैसा रहे, ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो। कुछ एग्जाम्पल ले लेते कॉल ऑप्शन पे। यू परचेज अ 3 मंथ कॉल ऑप्शन ऑन अ स्टॉक, आज प्राइस चल रहा है 530 और आपने एक्सरसाइज की है 550 से, तो जो भी कंपैरिजन होगा 550 से होगा, ठीक है ना। कॉल प्रीमियम 45, आपने 45 रुपीज़ प्रीमियम दिया है, ठीक है। अब प्राइस 450 हो, 500 हो, 510 हो, 530 हो, 550 हो, जितना भी प्राइस हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ना 550 तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता,
550 तक तो आपकी तो लॉटरी खराब ही है, तो पे ऑफ ज़ीरो, आपको मिलेगा ज़ीरो, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ 45 का लॉस। अब मान लो प्राइस हो गया 590, अरे वाह 40 का फ़ायदा, तो 40 का मैं कहूँगा 40 का पे ऑफ, ठीक है ना। फ़ायदा तब बोलेंगे जब हमने लॉटरी की टिकट का प्राइस माइनस कर लिया। 40 का पे ऑफ माइनस कितने की टिकट थी, 45 की टिकट थी, तो 5 का लॉस। 620, 70 का फ़ायदा, 70 का पे ऑफ चलो इस बार ध्यान रखूंगा मैं, 70 का पे ऑफ, 70 के पे ऑफ में से 45 लॉटरी की टिकट लेस की, 25 का प्रॉफिट। 700, 150 का पे ऑफ, 150 पैसे मिले, जिसमें से लॉटरी की टिकट अगर हम डिडक्ट करें तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे 105। सिंपल। सपोज इन द प्रीवियस एग्जांपल आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट द शेयर का प्राइस हो गया 560, मतलब 500 जो शेयर का प्राइस है हमारा 560 हो गया, मतलब हमने बेट की थी 550 पे, और वही चीज़ की बेटिंग मतलब अब शेयर का प्राइस 560 हो गया, मैं तो आज ही फ़ायदे में आ गया। तो जो आज प्रीमियम खरीदेगा, मतलब अगर कोई आज कहे कि मुझे 550 पे बैटिंग करनी है, मैंने कब की थी 550 पे बैटिंग की, जब मैं 530 पे था ना, मैंने बोला था शेयर 550 से ऊपर जाएगा। इसमें तो बड़ी बात है बोलने वाली, कुछ नहीं पता शेयर ऊपर जाए नीचे जाए, तो मैंने बड़ी बात कही है, तो मुझसे तो कम पैसे लेंगे ना। लेकिन अगर आज शेयर चल रहा है 560 रुपये, 560 रुपये, और कोई कहे कि अब ना 550 से ऊपर जाएगा शेयर, अरे भाई 550 से ऊपर ही तो है शेयर, अब तो तेरे फेवर में ही है, तो उससे ज़्यादा पैसे लेंगे। तो द थिंग इज़ कि जब भी शेयर का प्राइस ज़्यादा होगा तो मतलब एज़ कम्पेयर इन दिस सिचुएशन, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन इस सिचुएशन में क्या चीज़ हुई है कि अगर शेयर का प्राइस, इसमें प्रीमियम ज़्यादा मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना बढ़ेगा वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वी हैव नॉट डन इट येट। सपोज कॉल प्रीमियम, मान लो जो लॉटरी की टिकट है वो 55 रुपये हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी लॉटरी की टिकट किसी और बंदे को बेच देंगे। हमने लॉटरी को रिडीम नहीं किया, मैंने 45 की टिकट आगे किसी को 55 रुपये में बेच दी, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। और हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, हमें 10 रुपये मिले। ये जो चीज़ की ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ट्रेडिंग में होता है, बट दिस इज़ नॉट, हम जो भी करते हैं अभी हम CFA के करिकुलम में जो भी हम करेंगे, हम ये मानते हैं डे एंड एक्सपायरी, मतलब सॉरी मंथ एंड एक्सपायरी, कि जब हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा ना, हम तब मानेंगे। हम बीच में ये सब चीज़ें, बीच में बढ़ गया कम हो गया, हम वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। यू हैव रिटर्न अ कॉल ऑप्शन, हमने कॉल सेल की हुई है, ध्यान रखना। मतलब कि कॉल सेल करने का मतलब क्या है, जितना ऊपर जाएगा उतने पैसे देने पड़ेंगे, जितना नीचे जाएगा कुछ नहीं। आज लेकिन प्रीमियम खा के हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हमने बात की है 950 की, तो एक काम करो ना, इस 980 को तो भूल जाओ ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा कंपैरिजन एक्स से करना होता है। 6 मंथ्स आर लेफ्ट, ठीक है जी। 140 प्रीमियम, मतलब आज मैं 140 रुपये खा के बैठा हुआ हूँ, मतलब कि शेयर ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब 950 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 950 से नीचे रहे या 950 रहे, बढ़िया है। तो 700, 900, 950 बहुत बढ़िया। पे ऑफ, भाई मेरी जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन मेरे को 140 रुपये खा के बैठा हूँ, मेरा प्रॉफिट है। अब प्राइस चला गया 1000, अरे 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 950 से ऊपर चला गया, 50 रुपये मेरे को नुकसान हो गया, ठीक है ना, मेरा नेगेटिव पे ऑफ हो गया, ठीक है ना। अल्टीमेटली मैं 150 खा के बैठा हूँ, 50 का पे ऑफ नेगेटिव आया, तो नेट में मुझे 90 का प्रॉफिट हुआ। 1100 हो गया, 150 का नेगेटिव पे ऑफ आया, और अगर मैं 150 में से जितना मेरा प्रीमियम था मेरा 140 में खा के बैठा था, 150 मेरे को देना पड़ा, तो नेट में मुझे -10 का मुझे प्रॉफिट हुआ, -10 का प्रॉफिट कहूँगा, 10 का लॉस हुआ। फिर मैंने 1400 का रेट चला गया, 450 मुझे देने पड़े अपनी जेब से। तो अब देख रहे हो कितना रिस्की होता है, बट रियल लाइफ में बताओ इतनी वॉलेटिलिटी किसी शेयर में आती नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जो कॉल सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा कमा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल बायर्स, क्योंकि वॉलेटिलिटी जनरली देखो ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे शेयर होना बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए जनरली कॉल सेलर्स जीतते हैं। या फिर रियल लाइफ में भी देख सकते हो, लॉटरी खरीदने वाला जीतता है, लॉटरी बेचने वाला जीतता है। लॉटरी खरीदने वाले की कभी कभी लग जाती है, लेकिन लॉटरी बेचने वाले की तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं कहूँगा कि हाँ उतना रिलेटेबल नहीं होगी चीज़, बट हाँ कह सकते हैं कि बेचने वाला ज़्यादा फायदे में रहता है। दिखने में लगता है अरे ऊपर चला गया इतना ज़्यादा, ये तो जितना ऊपर चला जाएगा उतना ज़्यादा नुकसान है। अरे भाई इतना शेयर ऊपर जाता भी कहाँ है, 2 महीने में शेयर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, इतना थोड़ी चला जाएगा कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो वो सिर्फ बोलने की बात होती है कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बट इट्स नॉट एज ट्रू एज इट सीम्स। तो -310 का प्रॉफिट। अगला आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन बिल्कुल कॉल ऑप्शन की तरह, जैसे कॉल ऑप्शन में हम ऊपर की कह सकते हैं कि टिकट देखते हैं कि ऊपर उठ गया, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो पैसे मिल जाएंगे, एसेट की वैल्यू गिर गई तो कुछ नहीं। इस तरीके से पुट ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, नीचे शेयर चला गया, अगर एसेट का प्राइस नीचे गिर गया तो पैसे मिलेंगे, ऊपर चला गया तो कुछ नहीं। सेम उसका अपोजिट है बायर, इसमें पुट बायर, हमेशा कभी भी बाय सेल मत देखो, हमेशा देखो बैटिंग।
कौन लॉटरी के टिकट खरीद रहे, कौन बेच रहा है? जो खरीद रहा है उसे ओवर द टाइम पैसे मिलेंगे। कॉल है तो ऊपर जाने पे मिलेंगे, पुट है तो नीचे जाने पे मिलेंगे। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1500, ठीक है जी। ट्रेडर इज बेयरिश, ट्रेडर को लगता है मुझे नीचे जाना है, या तो शेयर बेच दे, लेकिन नुकसान है। क्या नुकसान है? एक तो पैसे लगेंगे, दूसरा ऊपर चला गया तो नुकसान हो जाएगा, दूसरा एफ माइनस कर दे, पैसे नहीं लग रहे कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क तो है ना, नीचे चला गया तो चलो फायदा, ऊपर चला गया तो फिर नुकसान। तो इसलिए वो जाता है पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन भी लॉटरी की टिकट की तरह है कि इसमें अगर शेयर का प्राइस नीचे गिर गया तो उसे डिफरेंस मिलते जाएगा, और जब ऊपर चला गया कोई बात नहीं भैया, हमने तो आज लॉटरी की टिकट ली थी और नहीं वही काम, नहीं निकली हमारी लॉटरी, खत्म करो आज का गेम। तो इसमें कौन किस पे एहसान कर रहा है? हमेशा जो बायर होता है वो एहसान कर रहा होता है सेलर के ऊपर, क्योंकि बायर कहता है मुझे डिफरेंस देना, लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो मुझसे कुछ मत लेना। तो सामने वाला कहेगा भाई मुझ पे तू एहसान कर रहा है, मुझे आज तू कुछ पैसे दे। तो सामने वाला जो पुट ऑप्शन का बायर होता है वो आज उसके ऊपर एहसान करता है। कैसे? पैसे दे के। तो पुट ऑप्शन कह सकते हैं नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, ऊपर जाने से लैप्स। डोंट फॉरगेट दैट पुट होल्डर हैज़ टू पे प्राइस ऑफ द लॉटरी टिकट। हाँ, लॉटरी टिकट देनी पड़ती, बताई तो यही बात है, ठीक है ना। कंसिडर 3 मंथ पुट ऑप्शन, मान लो 220 की है, 230 पे बात की है, इसका काम ही नहीं है अभी हमें, ठीक है ना। पुट प्रीमियम है 21 रुपये, मतलब आज लॉटरी के टिकट के पैसे मैंने दिए हैं 21 रुपये। यू परचेज द पुट, हमने परचेज किया पुट ऑन मैच्योरिटी। अब देखो हम क्या चाहते हैं, 230 से ऊपर ना जाए, मतलब हमें नीचे जाने पे फ़ायदा होगा। मतलब जो 230 से ऊपर वाले प्राइस हैं उन पे तो मुझे नुकसान है। 230 से ऊपर ये 230, 250, 300, 400, इस पे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और जो 21 रुपये की मेरी लॉटरी थी वो मेरा लॉस हो गया। अब मान लो चला गया रेट 200 रुपये, 230 से 200, 230 से 200, मुझे 30 रुपये का पे ऑफ मिल गया, मुझे तो फ़ायदा हो गया ना। मतलब उस टाइम पे मुझे जो पे ऑफ मिला दैट विल बी 30, और 21 मैंने लॉटरी के टिकट के दिए थे तो मुझे 9 रुपये का फ़ायदा हो गया नेट में। फिर 180 चला गया, मुझे 50 का पे ऑफ मिल गया, 29 का फ़ायदा। 140 चला गया शेयर, 90 का पे ऑफ, 69 का फ़ायदा। तो इस तरीके से मतलब उल्टा ही सोचना है उसके इसमें। द थिंग अबाउट काउंटर पार्टी दैट इज़ द पुट सेलर, जो कि पुट सेलर है या पुट राइटर है, उसने जैसे लेट से किया हुआ है पी माइनस किया हुआ है 230 पे। इसका मतलब कि जितना जितना डिफरेंस, जितना जितना नीचे जाएगा शेयर, उतना उतना उसे पैसे देने पड़ेंगे, और ऊपर चला गया कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है जैसे कॉल ऑप्शन का था। आई डोंट थिंक कि इस चीज़ को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कंपैरिजन बिटवीन पुट होल्डर एंड पुट राइटर। पुट होल्डर फट्टू होता है, अरे भाई दम होता तो फ्यूचर लेता ना। फट्टू है, अरे भाई जब नीचे जाएगा तो पैसे मिलेंगे, ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं। इतना दम तो इसमें है ना कि भाई नीचे जाएगा तो सब कुछ दे देगा, जितना नीचे जाएगा उतना देगा। किस चीज़ के लिए? अरे 20 रुपये 30 रुपये के लिए। बेरिश ये कहता है भाई शेयर नीचे जाए। ये नॉन बेयर, इसे बुलिश नहीं कहेंगे। उसी तरीके से कि देखो ना, ये चाहता है कि शेयर जितना है उतना रहे, ये थोड़ी चाहता है कि बस नीचे ना जाए, बस ये बस इतना चाहता है, इसलिए कहेंगे नॉन बेयरिश। बुलिश कहना उतना ठीक नहीं रहेगा। काश दाम जोर से गिरे, जोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गिरे तो भाई लॉटरी की टिकट थोड़ी सी तो रिकवर होगी। ये कह रहे काश दाम बढ़े, और अगर गिरे तो थोड़ा सा गिरे कि भाई थोड़ी सी लॉटरी 21 रुपये की मिली है, चलो भाई 10 रुपये 5 रुपये 6 रुपये दे देंगे तुझे। कैनॉट हैव अ नेगेटिव पे ऑफ, इसे कभी भी नेगेटिव पे ऑफ नहीं। इसने तो आज पैसे दे दिए ना, आज इसने 21 रुपये अपनी लॉटरी के दे दिए, अब इसे फ्यूचर में या तो पैसे मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। कैनॉट हैव अ पॉजिटिव पे ऑफ, इस बंदे को उस दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था उस दिन इसे पैसे मिल गए थे, उस दिन इसे पैसे मिल गए थे। अब बाद में या तो इसे पैसे देने पड़ेंगे या तो नहीं देने पड़ेंगे, तो इसका कभी भी पॉजिटिव पे ऑफ, इसको कुछ मिलेगा नहीं बाद में, इसको जो मिलना था मिल गया पहले से। जाने को प्रीमियम, इसकी जेब सिर्फ प्रीमियम जाएगा, और आने को दुनिया, और आने को प्रीमियम जाने को दुनिया। ये वॉलेटिलिटी लव करता है कि भाई जो भी हो जोर से हो, ये कहता है भाई आराम से हो प्राइस के साथ जो भी चीज़ हो। कॉल और पुट में क्या डिफरेंस है? कॉल है अपसाइड की बेटिंग, पुट है डाउन साइड की बेटिंग। इसमें पे ऑफ होता है ST माइनस एक्स और 0, इसका मैक्सिमम, और इसका उल्टा हो जाएगा X माइनस ST, ठीक है ना। मान लो शेयर अगर 500 का शेयर आज 300 आ गया, मैंने 500 पे एक्स किया था, मैंने 500 के ऊपर मैंने रेफरेंस मैंने माना था, और आज ST शेयर का प्राइस हो गया 300। कौन फायदे में हुआ? पुट फायदे में हुआ। तो पुट में फ़ायदा कैसे निकालेंगे? X माइनस ST, तो इसमें आएंगे X माइनस ST। और मान लो ये 800 हो गया, तो उस केस में कॉल फायदे में, कॉल का फायदा कैसे निकालूंगा? ST माइनस एक्स, इसलिए यहाँ पे किया ST माइनस एक्स, और 0, क्योंकि वही बात है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो 0 और इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो फायदे में आ जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शन बायर होता है, चाहे C+ हो या P+ हो, दोनों के दोनों फट्टू होते हैं। अरे भाई दम होता तो फ्यूचर लेते ना, फ्यूचर बाय सेल करते। ये जिगरे हैं भाई, इनकी जेब से जाएगा तो दुनिया जा सकती है। ये वॉलेटिलिटी लव करती है, भाई जो हो जोर से हो, ये कहते हैं भाई आराम से हो जो भी हो। कैनॉट हैव अ नेगेटिव पे ऑफ, इनका कभी नेगेटिव पे ऑफ नहीं हो सकता, इन्होंने जो देना था दे दिया पहले से, अब इनको आएगा या तो नहीं आएगा। कैनॉट हैव अ पॉजिटिव पे ऑफ, इन्हें जो मिलना था मिल गया है, अब ये या तो देंगे या तो नहीं देंगे। जाने को प्रीमियम, आने को दुनिया, सिंपल सी चीज़ है, आने को प्रीमियम जाने को दुनिया।
ये सब पोजिशन है, लेट से एफ प्लस एफ माइनस सी प्लस सी माइनस पी प्लस पी माइनस। इनमें से बुलिश कौन सी है? अगर मैं बुलिश की बात करूँ, एफ प्लस बुलिश है, सी प्लस बुलिश है और पी माइनस भी बुलिश है, कह सकते हैं। मतलब नॉन बुलिश का काइंड ऑफ कह सकते हैं कि हाँ इट इज़ काइंड ऑफ बुलिश। नॉन बेरिश कह मैं कहूँगा कि नॉन बेरिश कह सकते हैं, काइंड ऑफ बुलिश है। अब आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल यू रिकमेंड? मान लो एक पर्सन है, बुलिश है लेकिन नॉन वॉलेटाइल है। वो चाहता है कि जो प्राइस है वो बढ़ेगा लेकिन नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। वो चाहता है, प्लीज़ ध्यान से समझना, शेयर का प्राइस बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक काम करना, पुट सेल कर दे। अगर पुट सेल करेगा तो क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी, मतलब बुलिश का मतलब उसे लगता है बढ़ेगा। अगर उसने पुट सेल की, पुट सेल करने का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस गिरेगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो कुछ नहीं। तो ये तो वही चाहता है ना, प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन कुछ होगा नहीं। अगर बढ़ेगा थोड़ा सा बढ़ेगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। पर्सन इज बुलिश। बुलिश का मतलब इन तीन में से कोई ना कोई चीज़ लगनी है, ठीक है ना। एंड नो ओपिनियन ऑफ वॉलेटिलिटी। उसे लगता नहीं यार ज़्यादा होगा कम होगा, एक काम कर भाई तो फ्यूचर ले ले, जितना ऊपर होगा उतना तेरे को मिल जाएगा, लेकिन तेरा पक्का पता है ना बुलिश होना है। पर्सन इज बुलिश एंड वॉलेटाइल। वो कहता है भाई बढ़ेगा भी और ज़ोर से बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा तो इनमें से, इन तीन में से कोई ना कोई होगा, और ज़ोर से बढ़ेगा तो भाई कॉल ले ले। कॉल में तो भाई तुझे आज ही लॉटरी के 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये देने पड़ेंगे, और जितना बढ़ेगा उतना तेरा है, और नेगेटिव जाने पे तेरा कुछ नहीं होगा। अगली चीज़ देखते हैं। हम बैठे हैं आज 1.5 वीक्स फ्रॉम द बजट डे, और ट्रेडर वन ये कहता है भाई जो बजट होगा ना बहुत सरप्राइजिंग हो, कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव होता है, लेकिन जो भी होगा वो जोर का होगा। भाई जोर का होगा ना, तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों खरीद ले। इससे क्या होगा? अगर जोर से बढ़ा पैसे मिल जाएंगे, जोर से गिरा तो भी पैसे मिल जाएंगे। आज क्या गया? 20 रुपये 20 रुपये 40 रुपये लॉटरी की टिकट लगी है, ठीक है ना, सिंपल। ट्रेडर टू ये कहता है कि भाई बजट जो होगा नॉन इवेंट होगा, कुछ नहीं होने वाला, फालतू में सब बोल रहे हैं कि भाई इधर उधर मूवमेंट होगी, मार्केट जहाँ है वहीं रहेगी। तो एक काम करना, कॉल भी बेच दे पुट भी बेच दे। अगर थोड़ा सा अगर बढ़ गया तो भाई, अगर शेयर बढ़ गया तो किसको नुकसान होगा? कॉल वाले को। तो भाई कॉल वाले को थोड़े पैसे दे दियो। पुट में अगर नीचे गिर गया तो भाई पुट वाले को थोड़े पैसे दे दियो। अल्टीमेटली इससे तू 40 रुपये 50 रुपये तो लेके बैठा हुआ है ना, 40-50 में से अगर 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये अगर देने भी पड़ गए तो कोई बात नहीं, बाकी तेरे को फायदा ही है, सिंपल। अगले कुछ डायलॉग्स हैं। फ्यूचर्स आर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट एट रिस्क। कि अगर कोई एफ प्लस करे या कोई एफ माइनस करे, दोनों को रिस्क है कि भाई अगर मेरे फेवर, अगर एफ प्लस के फेवर में चीज़ आई सोचेगा भाई एफ माइनस मेरे पैसे मार लेगा। अगर एफ माइनस के फेवर में चीज़ आई तो वो सोचेगा एफ प्लस मेरे पैसे मांग लेगा। तो चाहे कोई लॉन्ग करे चाहे कोई शॉर्ट करे फ्यूचर्स को, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रिस्क होती है। अगली चीज़, बट ऑप्शंस आर ओनली शॉर्ट एट रिस्क। लेकिन जिसने ऑप्शन में सिर्फ शॉर्ट किया है सिर्फ उसे रिस्क है। मान लो एक है सी प्लस एक है सी माइनस। सी प्लस ने क्या किया है? सी प्लस ने आज लॉटरी के पैसे दिए हैं, अब बाद में जाकर शेयर बढ़ गया तो सामने वाला कहेगा मैं नहीं देता तेरे पैसे, मैं नहीं देता तेरे पैसे। मतलब वैसे तो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन सारे के सारे एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, बट स्टिल अगर एक रिस्क की बात की जाए तो कॉल ऑप्शन वाले में जो कॉल ऑप्शन जिसने खरीदा है उसके लिए तो रिस्क रहेगा यार, सामने वाले मेरा बढ़ गया शेयर और मुझे इसने पैसे नहीं दिए तो। और कॉल सेलर है उसके तो मन में कुछ भी नहीं है ना, देखो ना, मुझे उसे आज लॉटरी की टिकट के पैसे मिल गए हैं, अब फ्यूचर में या तो उसे पैसे देने पड़ेंगे या तो नहीं देने पड़ेंगे, तो उसको थोड़ी रिस्क होगा। मुझे ये बताओ, मुझे अगर आपसे पैसे लेने हैं तो डर किसे होगा? मुझे या आपको? मुझे डर होगा आपने पैसे नहीं दिए। आपको किस चीज़ का डर कि अरे मुझे अगर इसे पैसे देने पड़ गए तो अरे वो तो बुरी बात है ना। तो द थिंग इज की आई थिंक थोड़ा ओवर स्ट्रेस हो गया इस बात को लेके, बट हाँ आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ऑप्शन बायर हैज़ अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट। जो ऑप्शन बायर होता है ना वो थोड़े पैसे देके बहुत बड़ा अमाउंट जीत सकता है, लेकिन उसकी बहुत कम चांस है। बट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट। मतलब कि थिंक इज, एक बार इस चीज़ को फिर से पढ़ते हैं। जो ऑप्शन बायर है उसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि वो बहुत बड़ा अमाउंट जीत जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो छोटा सा अमाउंट हार सकता है। मतलब लॉटरी खरीदने, अरे यार लॉटरी टिकट खरीदने वाले से बात करोगे ना तो आराम से समझ आएगी चीज़। लॉटरी का टिकट खरीदने वाला हो सकता है लॉटरी लगे तो बहुत लगेगी, लेकिन बहुत कम चांस है। लेकिन नुकसान होने को बहुत ज़्यादा चांस है कि नुकसान हो जाए, लेकिन नुकसान होगा ही कितना? लॉटरी के टिकट का, सिंपल। इसी तरीके से जो ऑप्शन सेलर है, जो लॉटरी बेचने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो छोटा सा अमाउंट जीत जाए। लॉटरी बेचने वाले ने लॉटरी के टिकट छोटा छोटा अमाउंट जीत लिया और वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो जीतेगा। लेकिन बहुत लो प्रोबेबिलिटी कि अगर किसी की बड़ी लॉटरी उठ गई तो भाई जेब से पैसे देने पड़ेंगे, सिंपल एज दैट। अगली बात करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं यूरोपियन एक होते हैं अमेरिकन।
यूरोपियन वो होते हैं जिनको एक्सरसाइज कर सकते हैं सिर्फ मैच्योरिटी पे, और यूरोपियन होते हैं जब मन करे तब एक्सरसाइज कर लो, सिंपल। अमेरिकन ऑप्शन ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अमेरिकन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब बीच में मन किया कि यार अब नहीं है मन ट्रेड कर, अब नहीं है मन इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलाने का, तो एक काम करते हैं इसको कैंसिल कर देते, तो अमेरिकन वालों को फ़ायदा रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे अमेरिकन कॉल हो चाहे अमेरिकन पुट हो, अमेरिकन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी यूरोपियन से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इक्वल हो सकती है, लेकिन ज़्यादा या इक्वल होगी, ठीक है। अब वो देखेंगे किस केस में इक्वल होती है, किस केस में ज़्यादा होती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। एक बार टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी देख लेते क्या दी हुई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की डेफिनेशन। सी प्लस है राइट टू बाय अ टैक्स, और सी माइनस है ऑब्लिगेशन। सी प्लस ने लॉटरी की टिकट देख के अधिकार खरीदा है। अरे पैसे किस चीज़ के लिए दिए हैं, अब लॉटरी वाली चीज़ को भूल जाओ एक मिनट के लिए। मैंने अगर आपको पैसे दिए हैं तो मेरा अधिकार है या मेरा ऑब्लिगेशन? मेरा अधिकार है, मेरा मन होगा तो मैं उस राइट को एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा। तो सी प्लस कह सकते हैं राइट टू बाय, उसका अधिकार है खरीदने का एट एक्स प्राइस, और सी माइनस क्या है, उसका ऑब्लिगेशन है, अगर सामने वाला बोलेगा तो आपको बेचना पड़ेगा अपना शेयर। पी प्लस क्या है, राइट टू सेल एट एक्स, उसने अधिकार खरीदा है, देखो पैसे दे रहा है उसने अधिकार खरीदा है। और ये क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाय, और इसे ऑब्लिगेशन है कि भाई सामने वाला बोलेगा बेचने के लिए तो मुझे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगली चीज़ आती है फॉरवर्ड कमिटमेंट वर्सेस फॉरवर्ड क्लेम, कंटिजेंट क्लेम, सॉरी। जो अब तक हमने किए, फॉरवर्ड्स किए, फ्यूचर्स किए, स्वैप्स किए, ये सब चीज़ें क्या थी, फॉरवर्ड कमिटमेंट थी। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स किए, तो मतलब जो भी करेंसी स्वैप, सारे स्वैप्स आ गए, तो ये सब चीज़ें थी फॉरवर्ड कमिटमेंट। दोनों पार्टीज़ को अपना काम पूरा करना पड़ेगा। और कंटिजेंट क्लेम, चलो भाई मेरे फायदे, जैसे कॉल ऑप्शन वाले की बात करते हैं, कॉल ऑप्शन ने सी प्लस किया 500 पे, 500 से ऊपर आया तो भाई ठीक है एक्सरसाइज कर लेंगे, नीचे आया तो भाई भूल जाओ फिर, तो ठीक है ना। इसमें कंटिजेंट है, कंटिजेंट का मतलब डिपेंडेंट, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन आई, अगर फेवर में आई है तो सामने वाला एक्सरसाइज कर देगा जो खरीदने वाला है, और अगर अगेंस्ट आई है तो उस केस में एक्सरसाइज नहीं होगा वो चीज़। फॉरवर्ड कमिटमेंट एक बार फॉर्मली पढ़ लेते हैं। फॉरवर्ड कमिटमेंट लाइक फॉरवर्ड फ्यूचर्स फाइनेंशियल स्वैप। फॉरवर्ड कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो फॉरवर्ड कमिटमेंट में फॉरवर्ड वर्ड है और जो फॉरवर्ड एक्चुअल में होता है उनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब है तो दोनों एक, मतलब मैं कहूँगा कि वर्ड वाइज दोनों एक नहीं है। द थिंग इसकी, अब वो बाई चांस की बात है कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अलग है और ये फॉरवर्ड कमिटमेंट, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और कमिटमेंट्स टू बाय और सेल समथिंग एट एक्सचेंज और टू एक्सचेंज समथिंग लेटर ऑन, दे डेफिनेटली एक्सरसाइज, मतलब ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दे डोंट हैव अ लैप्स फीचर, इसमें कोई ये नहीं होता कि बढ़ गया तो ठीक है, नीचे हो गया तो कोई बात नहीं भूल जाओ। बोथ पार्टीज आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, दोनों को करना ही पड़ेगा, दोनों का राइट एंड ऑब्लिगेशन होता है, जैसे मैंने बताया था। कंटिजेंट क्लेम्स जो होते हैं रिप्रेजेंट क्लेम टू अ सर्टेन पे ऑफ विच मे बी एक्सरसाइज्ड और लैप्स, जैसे कि CDS इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ और डिफॉल्ट नहीं किया तो भाई कोई बात नहीं। इंश्योरेंस में यही तो होता है, अगर मैं इंश्योरेंस पे करते गया और सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट नहीं किया तो मैं क्या करूँ, डिफॉल्ट करता तो पैसे मिल जाते ना। इन केस ऑफ फॉरवर्ड कमिटमेंट वी हैव जीरो वैल्यू, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। क्यों नहीं करता, अरे देखो ना, हम एक ऐसे प्राइस को डिटरमाइन करके चलते हैं, उस प्राइस पे ना किसी को फायदा होता है ना किसी को घाटा होता है, तो अल्टीमेटली कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, कोई किसी को शुरू में पैसे नहीं देता, इसलिए वैल्यू शुरू में जीरो होती है। एंड प्राइस इज द फॉरवर्ड रेट, प्राइस क्या होता है, जो फॉरवर्ड रेट जिस रेट पे डिसाइड होता है कि 500 से ऊपर या 500 से नीचे फॉरवर्ड या फ्यूचर करते हैं या स्वैप करते हैं, और स्वैप रेट एज द टाइम पासिस प्राइस रिमेन फिक्स, जो प्राइस होता है फिक्स्ड रहता है, मेरा मतलब 500 है वो तो 500 से कंपेयर करेंगे ना। एंड वैल्यू चेंजेस, और वैल्यू जिसके जैसे F प्लस की है और वैल्यू अगर बढ़ गई तो F प्लस की पॉजिटिव वैल्यू होगी, F माइनस की नेगेटिव वैल्यू होगी, वही जो हमने टाइम वैल्यू मतलब पीछे खींचना करना वो सब किया हुआ है हमने लास्ट क्लास में। इन केस ऑफ कंटिजेंट क्लेम के क्या होता है, प्राइस एंड वैल्यू आर सेम, प्राइस और वैल्यू सेम होती है, इट्स द ऑप्शन प्रीमियम, सिंपल। इन फॉरवर्ड कमिटमेंट पे ऑफ एंड प्रॉफिट इज सेम, फॉरवर्ड कमिटमेंट में जितना पे ऑफ है उतना ही प्रॉफिट रहता है, वो किया ही हुआ है सब कुछ। इन कंटिजेंट क्लेम्स पे ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट, वही बात है, इसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो ना शुरू में पे ऑफ, शुरू में बंदे कितने पैसे देते हैं, शुरू में वैल्यू जीरो होती है, आपको समझा देता हूँ ये चीज़, आई थिंक वैल्यू शुरू में जीरो होती है कोई भी अगर हम कमिटमेंट करते हैं, अल्टीमेटली जो पे ऑफ होता है वो बाद में जो आता है, मान लो एक्स अमाउंट आ गया, ठीक है ना। और ऑप्शन में क्या होता है, वैल्यू आज मान लो लॉटरी की टिकट के 20 रुपये लग रहे हैं और पे ऑफ मान लो एक्स आ रहा है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है पे ऑफ माइनस, जैसे कि मान लो मैं कॉल की बात कर रहा हूँ या F प्लस की बात कर रहा हूँ, तो कॉल में कैसे निकलेगा ST माइनस एक्स, यहाँ पर भी निकलेगा ST माइनस एक्स, सॉरी ST माइनस एक्स। तो उस केस में मान लो मेरा जो पे ऑफ है, मतलब पहले मैं इस कॉल की बात करता हूँ, कॉल में कैसे निकलता है, इतना मेरे पास एक्स पे ऑफ आया तो एक्स माइनस 20, मेरे पास कितने पैसे आए, एक्स माइनस 20,
और यहाँ पे मुझे कितने पैसे आए, मतलब ये मैंने गलत ले लिया, मुझे ना प्रॉफिट इसका निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट 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 कैसे निकलेगा, मैं इसको ना एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सबके लिए। द थिंग इज़ कि एक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में आज कितने पैसे देंगे, 0। एक कॉल है, कॉल में आज कितने पैसे देंगे, लेट से 20 रुपीज़। और बाद में जाके मुझे पता चला जो डिफरेंस है एस टी माइनस एक्स वो आया लेट से 40 रुपीज़, यहाँ पे आया 40 रुपीज़। तो अल्टीमेटली ये जो वी निकाली थी क्या चीज़ थी, वैल्यू, और ये क्या निकला है, पे ऑफ। मुझे पे ऑफ मिला 40, मतलब जो डिफरेंस है, अरे 500 से 540 हो गए, 40 डिफरेंस मिला ना, ठीक है ना। फॉरवर्ड में पहले मैं कॉल की बात करता हूँ, कॉल में प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू पे ऑफ माइनस ये जो प्राइस मैंने पहले पे किया था, दैट इज 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो इसमें पे ऑफ अलग है, अब बाई चांस की बात है कि लेट से इसको 30 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आ गया 10, ठीक है ना। तो इसमें पे ऑफ अलग है और जो प्रॉफिट है वो अलग आ रहा है। अब फ्यूचर में क्या होगा, इसमें से अब यही माइनस कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली हाई 0, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही पे ऑफ होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि इन फॉरवर्ड कमिटमेंट पे ऑफ एंड प्रॉफिट आर सेम, ठीक है ना। इन कंटिजेंट क्लेम पे ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट, क्योंकि उसमें से हम प्राइस माइनस करते हैं, कोई किसी को परेशान करता है। सिंथेटिक लॉन्ग, अगर हमें एक नकली लॉन्ग फॉरवर्ड बनाना है बिना फॉरवर्ड खरीदे तो कैसे कर सकते हैं, सी प्लस कर लो और पी माइनस कर दो। सी प्लस में क्या होगा, जितना ऊपर जाएगा डिफरेंस आएगा, और पी माइनस मतलब जितना नीचे जाएगा उतना डिफरेंस देना पड़ेगा। या सिंथेटिक शॉर्ट फॉरवर्ड, देखो जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसके बारे में सोचो, शॉर्ट करना है मतलब ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, ऊपर जाने से डिफरेंस कैसे आएगा, सॉरी आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड, एफ माइनस, इसको ना मैं लेट मी जस्ट क्लियर दैट थिंग, जस्ट अ मोमेंट, ओके। इसको सोचने का तरीका क्या है, लॉन्ग फॉरवर्ड मतलब एफ प्लस, मतलब ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, किस में आता है, सी प्लस में आता है ना, तो एक कर लो सी प्लस और दूसरा कर लो माइनस। शॉर्ट फॉरवर्ड, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, सॉरी नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, एफ माइनस मीन्स नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, किस में आता है, पुट में आता है, तो पी प्लस कर लो और दूसरा माइनस कर लो, सिंपल एज दैट। अगली चीज़ आती है कुछ पर्पस और कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स। कुछ क्या क्या पर्पस होते हैं डेरिवेटिव्स के और कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। कैसे डेरिवेटिव्स कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के लिए, हायर लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगती है, एज अ रिजल्ट ट्रेडिंग इज ईजियर, ट्रेडिंग ईजी हो जाती है, जो नई इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा तेज़ी से आती है, ईजिली आती है, क्विकली आती है एज कम्पेयर टू जी कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। डेरिवेटिव्स हेल्प टू मेक द मार्केट इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट टू एंड प्रमोट प्राइस डिस्कवरी। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी से आ जाती है एज कम्पेयर टू द स्पॉट मार्केट। सो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इज ईजी एंड फ्रिक्शनलेस दैट एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी और मिस प्राइसिंग इज एक्सप्लॉइटेड इमीडिएटली, कि अगर कोई मिस प्राइसिंग होती भी है उसी टाइम वो आर्बिट्राजर्स जो होते हैं उस मुफ्त के प्रॉफिट को खा जाते हैं और अल्टीमेटली जो प्राइस होते हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं जितने उसे होने चाहिए, ठीक है। लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होती है। ईजी टू गो शॉर्ट इन डेरिवेटिव्स, देखो ना अगर आपको अगर कैश मार्केट में अगर किसी स्टॉक में शॉर्ट जाना है तो वो कंपैरेटिवली डिफिकल्टी होते हैं, कंपैरेटिवली क्या कहूँगा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू कैश मार्केट, और डेरिवेटिव्स में ईजी होता है। रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम हेजर्स टू स्पेक्यूलेटर्स, जिसको रिस्क पसंद नहीं है वो अपना रिस्क किसी और को दे सकता है, सिंपल। क्या कॉन्ट्रोवर्सीज, देखो एक तो एलिगेशन लगी हुई है दे प्रोवाइड एक्सेसिव लिवरेज, की बार बार इतना ज़्यादा डेरिवेटिव यूज़ करोगे ना तो आपकी लेवरेज बढ़ जाएगी। लेवरेज का मतलब थोड़े से पैसे लगा के ज़्यादा करना, मतलब बाकी के पैसे किसके लगे हैं, आपने उधार लिए हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं। रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिफॉल्ट्स, इससे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, जो स्पेक्यूलेटर है वो डिफ़ॉल्ट करने लग जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली होगा क्या, जो डिस्टेबलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेरिवेटिव्स, कि इससे क्या होगा पूरी कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसका डिफेंस क्या दिया हुआ है, रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन। एक काम करो ना, रूल्स बना लो, मार्जिन थोड़े थोड़े जमा करा लो ताकि कोई डिफॉल्ट करने के चांसेस कम हो। एमटीएम शुड बी टाइटन, मार्क टू मार्केट का ऑप्शन, मार्क टू मार्केट का जो फीचर है वो ओटीसी में भी ले आओ, चलो इससे क्या होगा डिफॉल्ट के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो देखो ना, कोई चीज़ गलत है तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, कोई चीज़ गलत है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं, वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। डेरिवेटिव्स आर लाइकन टू बी गैम्बलिंग, देखो डेरिवेटिव्स है ना गैम्बलिंग की तरह होते हैं। अरे बात सुनो ना, रिस्क मैनेजमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। मैं एक वीट फार्मर हूँ, मुझे लगता है वीट का प्राइस गिर सकता है, क्या मैं डेरिवेटिव्स को यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये गैम्बलिंग है, नहीं हुई ना। डेरिवेटिव्स आर कॉम्प्लेक्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स में बर्न देयर हैंड, कि भाई डेरिवेटिव बहुत मुश्किल चीज़, अरे कोई मुश्किल चीज़ है तो उस चीज़ को समझो ना, और तुम्हें कौन ज़बरदस्ती कह रहा है कि भाई डेरिवेटिव्स में पैसे लगाओ। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, इसका एजुकेट देम, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड, कि भाई उन्हें पढ़ाओ लिखाओ तब जाके बोलो। कौन कह रहा है ज़बरदस्ती कि भाई
गन पे मतलब सिर पे बंदूक रख के कह रहे हैं कि भाई तुझे डेरिवेटिव में ट्रेड करना ही पड़ेगा, तो मत करो ना यार, नहीं आता तो। डेरिवेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस, क्रेडिट क्राइसिस, 2007-8 क्राइसिस, कि भाई इतने सारे क्राइसिस होते हैं डेरिवेटिव्स की वजह से। अरे भाई डेरिवेटिव्स नहीं थे तब भी तो होते थे क्राइसिस। तो सर तुम क्या कर रहे हो, यू आर ब्लेमिंग द गन, ब्लेम द शूटर। गन को ब्लेम मत करो। गन जैसे वही होता है ना, नाइफ भाई घर में रखा है तो भाई खाना बनाने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए काम आती है, तो उससे मर्डर कर दोगे तुम, ये थोड़ी कहोगे नाइफ में कमी है। द कमी इज इन यू, द कमी इज इन द शूटर, नॉट द नाइफ। ठीक है, अगली चीज़ आती है एडिशनल पॉइंट्स फ्रॉम एमसीक्यूज। कुछ एमसीक्यूज ऊपर किए तो उसमें से एक एडिशनल पॉइंट निकल के आया था, तो ये लिखा हुआ है इन अ फॉरवर्ड कमिटमेंट। जब एक फॉरवर्ड कमिटमेंट होती है, बोथ पार्टीज हैव ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है। देयरफॉर डिफॉल्ट रिस्क इज बायलेटरल, ये चीज़ मैंने बताई है कि इट्स बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट एट रिस्क। हाउएवर इन कंटिजेंट क्लेम्स ओनली ऑप्शन राइटर कैन डिफॉल्ट एंड हैव डिफॉल्ट रिस्क एंड सफर्ड बाय द ऑप्शन बायर। वही चीज़ यार, वही चीज़ जो ऊपर रिपीट की थी, वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे। अगली चीज़ आती है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज इन्वॉल्व, आर्बिट्राज मैंने बताया हुआ है बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट लगाए, बिना रिस्क लिए अगर प्रॉफिट कमाना, दैट इज नोन एज आर्बिट्राज। साइमल्टेनियस लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली आपके पैसे लगे नहीं है, मतलब जहाँ पे शॉर्ट किया वहाँ से पैसे मिले और वही पैसे आपने कहीं लगा दिए। In an underlying asset and its derivatives such as we generate riskless profit without any commitment of capital. Riskless profit मतलब without risk without capital, सिंपल सी चीज़ है। आर्बिट्राज मतलब बिना रिस्क लगाए, बिना कैपिटल लगाए, बिना रिस्क हुए, लगाए का क्या मतलब है इसका मतलब, बिना कैपिटल लगाए, बिना रिस्क हुए अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, दैट इज नोन एज आर्बिट्राज। पैसा लगाए बिना रिस्क लिए, बिना कुछ भी कमाना, दैट इज नोन एज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज इज अ सॉर्ट ऑफ फ्री लंच विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एफिशिएंट मार्केट। जो एफिशिएंट मार्केट्स हैं उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत फास्ट होता है। सो इफ देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, अगर कोई मुफ्त का प्रॉफिट मिलेगा, सब के सब आ जाएंगे, इट विल गेट एलिमिनेटेड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और जहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं हो रही, जहाँ पे दिन लग रहे हैं आर्बिट्राज खत्म होने में, वो मार्केट्स एफिशिएंट नहीं कहलाई जाती, एज एल्गोज विल गेट ट्रिगर्ड। क्योंकि जो मैं बताता हूँ हम ह्यूमन का जो ब्रेन है, ह्यूमन का जो सेंसेस है, वो इतनी तेज़ी से देख भी नहीं सकती जितनी जल्दी एल्गोज या सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि देख के ट्रेड भी कर देंगी आपकी तरफ से। ठीक है, तो वो आर्बिट्राज को ईटअप कर देती हैं, जिससे क्या होता है मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो आर्बिट्राज एक बुरी चीज़ नहीं है, आर्बिट्राज एक अच्छी चीज़ है। अगर आर्बिट्राज मुफ्त का प्रॉफिट मिलता है तो वो मुफ्त का प्रॉफिट जल्दी से खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली एफिशिएंसी मार्केट की बढ़ती है आर्बिट्राज की वजह से। आर्बिट्राज इज़ नॉट अ बैड थिंग कि मुफ्त का प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी ऐसे कर लेगा। अरे ऐसा कर ही नहीं सकते ना, बहुत सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है अगर एक एफिशिएंट मार्केट है तो। दो तरह के आर्बिट्राज होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ वन प्राइस। मान लो दो पोर्टफोलियो हैं P1 और P2 विद आइडेंटिकल पे ऑफ। एक शेयर है, पोर्टफोलियो का मानना एक शेयर है जो 440 का मिल रहा है, या तो उसे 600 मिलेंगे या तो उसे 300 मिलेंगे। एक शेयर 430 का, या तो उसे 600 मिलेंगे या तो उसे 430 मिलेंगे। एक काम करो ना, इस 430 वाले को ले लो और इस 440 वाले को बेच दो। होगा क्या, अगर 600 मिले तो कोई बात नहीं। अगर मान लो ना ये मैंने बाय किया और ये मैंने सेल किया, इसको मैंने बाय किया, इसको जब बाद में जाके बेचूंगा मुझे यहाँ से 600 मिल जाएंगे, और यहाँ मैंने सेल किया था, इसको कवर करने के लिए मैं इसको बाय करूँगा तो 600 यहाँ से कट हो जाएंगे। अगर 300 मिले तो 300 यहाँ से कट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे तो यहाँ मुफ्त के 10 रुपये तो मिल ही गए ना, इसे कहते हैं आर्बिट्राज। तो अल्टीमेटली होगा क्या, सब के सब ये चीज़ करने लग जाएंगे। अल्टीमेटली 430 का प्राइस पहुंच जाएगा 435, और ये 440 का प्राइस पहुंच जाएगा 435। मैं नहीं कह रहा 435 ही पहुंचेगा, कुछ भी पहुंच सकता है, बट ये है कि प्राइसेस कन्वर्ज होकर एक हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी दो आइडेंटिकल एसेट्स हैं, उनका पे ऑफ अगर सेम है तो उनकी कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। वही चीज़ के अंदर समझाया हुआ है। डिफाइन द लॉ ऑफ वन प्राइस फॉर्मली। अभी जो ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस, कि दो एसेट्स का आइडेंटिकल पे ऑफ है, उनका कॉस्ट एक होना चाहिए, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ वन प्राइस। वन प्राइस होना चाहिए। इफ टू पोर्टफोलियोज हैव आइडेंटिकल पे ऑफ, द प्राइस ऑफ बोथ द पोर्टफोलियोज शुड बी सेम। वाई इज द लॉ ऑफ वन प्राइस टॉट इन दिस चैप्टर, कि क्यों पढ़ाया गया है। देखो डेरिवेटिव की जो प्राइसिंग होती है वो इसी प्रिंसिपल के बेस पे होती है कि प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज, कि कोई आर्बिट्राज मुफ्त का प्रॉफिट ना कमा पाए। दैट इज द प्राइस ऑफ डेरिवेटिव शुड बी प्राइस्ड इन सच अ वे दैट देयर इज नो आर्बिट्राज, दैट इज लॉ ऑफ वन प्राइस शुड होल्ड गुड, कि जो लॉ ऑफ वन प्राइस है वो गुड, कि वो होना चाहिए, तभी ये चीज़, तभी डेरिवेटिव प्राइसिंग होगी, नहीं तो फिर सब प्रॉफिट खा जाएंगे। इंट्रोड्यूस द रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो मेथड। देखो जो हमने किया अब तक, हमने पहला किया, इसको एक बार रीड कर लेते तब अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जांपल के साथ ही। फाइंड आउट द पे ऑफ द डेरिवेटिव। पहले तो पे ऑफ देख लो, कंस्ट्रक्ट अ रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, दैट इज पोर्टफोलियो ऑफ द सेम। फिर क्या करो, लॉ ऑफ वन प्राइस से कॉस्ट ऑफ डेरिवेटिव और कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो को इक्वल कर लो, वही जो ऊपर किया आपने, मतलब जैसे इसे जस्ट फॉर्मली लिखा गया है, ठीक है ना। फाइंड आउट द फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस ऑन अ स्टॉक, RF इज इक्वल टू 6%, स्टॉक का प्राइस इज 1400। व्हाट इज द पे ऑफ फ्यूचर। देखो पहले देखो फ्यूचर का पे ऑफ क्या होता है,
एफ प्लस का प्राइस क्या होता है, एस टी माइनस एफ, ये मिलेगा हमें फ्यूचर में। इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द शेयर ऑन मेच्योरिटी एट द प्राइस फिक्स टुडे। मान लो प्राइस है एफ टी, मतलब फ्यूचर में अगर मुझे एफ टी मिलेगा, ये प्राइस जो है फ्यूचर की बात करें, तो पे ऑफ क्या हुआ, एस टी माइनस एफ जीरो टी, ठीक है ना। रेप्लीकेटिंग पोर्टफोलियो, और इसको मुझे अगर एक कॉपी करके एक पोर्टफोलियो बनाना है तो वो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एस प्लस एंड अ शॉर्ट पोजीशन इन 1 ईयर ट्रेजरी। ये देखो ना, उसका पे ऑफ क्या होगा, मान लो मैंने आज एक शेयर खरीदा तो उसका पे ऑफ मुझे क्या मिलेगा, बाद में जाके एस टी मिलेगा, ये वाला एस टी ही तो मिलेगा, तो बाद में मुझे एस टी मिलेगा। और मैंने अगर कोई आज क्या किया, मैंने शॉर्ट किया, ट्रेजरी मैंने शॉर्ट की, मतलब ट्रेजरी मैंने बेच दी, तो बाद में जाके मुझे खरीदनी पड़ेगी, पैसे जाएंगे, कितने जाएंगे, मैं कितने की ट्रेजरी खरीद रहा हूँ, मैं उतने की ट्रेजरी खरीद रहा हूँ जिसका मुझे फ्यूचर में पैसे इतने देने पड़े, जिसके मुझे फ्यूचर में इतने पैसे देने पड़े। तो मतलब कि इसका भी जो पे ऑफ हो गया यही तो बन गया एस टी माइनस एफ जीरो टी। तो कह सकते हैं कि फ्यूचर को अगर मुझे एफ प्लस को रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए या एक तो मैं एस प्लस करूंगा और मैं ट्रेजरी को सेल कर दूंगा। कितने अमाउंट की ट्रेजरी सेल करूंगा, उतने अमाउंट की ट्रेजरी सेल करूंगा जिससे मुझे बाद में इतने पैसे देने पड़े जितने फ्यूचर पे आज मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ इसका जो कंक्लूजन निकलेगा दैट इज़ मोर रेलेवेंट, दैट इज़ मोर यू कैन से कि वो चीज़ है जिसे हमें पता होना चाहिए। इट्स पे ऑफ इज इतना बाय द लॉ ऑफ वन प्राइस, तो कह सकते हैं एफ प्लस हो या ये जो हमने पोर्टफोलियो बनाया रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, इन दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। तो एफ प्लस बनाने के तो 0 पैसे लगते हैं, और आज जो बना रहे हैं शेयर, आज जो शेयर हम बाय करेंगे उसके पैसे कितने लगेंगे, एस जीरो लगेंगे। और जो फ्यूचर में ये आज मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कितने पैसे लगेंगे, जो ये फ्यूचर में मिलना है उसको आज पीवी कर रहे हैं, उसको हम आज की वैल्यू में ला रहे हैं। तो आज की वैल्यू कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एफ टू द पार्टी। तो अल्टीमेटली इसको अगर हम घुमा दें तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, और ये सबको पता है, ये तो शुरू से पहली क्लास में हमने किया हुआ है कि 1400 का शेयर है, 1400 का शेयर अभी चल रहा है, तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी 1 साल बाद, तो इंटू 1.06, सिंपल, यही तो करते थे, मतलब इसी को घुमा के वही चीज़ बोल दी है, मतलब वही इसका निकला है। अगली चीज़ आती है रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। नाम में छुपा हुआ है रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें रिस्क ना ही हो। एक ये पोर्टफोलियो, एक ये पोर्टफोलियो, इसमें 600 है, इसमें 300, इसमें या तो 600 मिलेंगे या तो 300 मिलेंगे, या तो 700 मिलेंगे या तो 1000 मिलेंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 600 प्लस 700 1300, 300 प्लस 1000 1300। अल्टीमेटली अगर मैं इन दोनों शेयर को जोड़ दूं तो मेरा पे ऑफ सर्टेन हो जाएगा। एक तरह से कह सकता हूं कि मैंने एक दो रिस्की एसेट मिला के एक रिस्कलेस एसेट्स मैंने बना दिया, रिस्कलेस एसेट मैंने बना दिया। अब कोई भी रिस्कलेस एसेट है जिसमें फ्यूचर में पक्का इतने पैसे मिलने हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं वो ट्रेजरी है। क्योंकि देखो ना, रिस्कलेस कौन देता है पैसे, रिस्कलेस इंटरेस्ट कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। तो ट्रेजरी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वही इस पर इंटरेस्ट होना चाहिए एज पर लॉ ऑफ वन प्राइस। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इन दोनों शेयर को लिया या फिर मैंने एक ZCB बाय किया जिसमें मुझे फ्यूचर में 1300 रुपये मिलने हैं, तो दोनों की तो एक ही बात है ना। तो कह सकते हैं कि P1 प्लस P2 बनाने की जो कॉस्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 1300 जो फ्यूचर में मिलेंगे। अब फ्यूचर में मिलेंगे उसको आज ले और डिवाइड बाय 1.06, जिसका आगे 1 to 26। अगर इन दोनों का प्राइस 1 to 26 नहीं है तो उस केस में आर्बिट्राज आएगा। अगर मान लो इन दोनों का प्राइस है 1300, तो क्या करूँगा, ये चीज़ तो महंगी है, तो एक काम करूँगा P1 प्लस P2 बेच दूंगा और जो ZCB है उसको मैं खरीद लूँगा, और अल्टीमेटली मेरे को आर्बिट्राज हो जाएगा। अगर ये मान लो 1100 रुपये, अरे ये तो सस्ता है, इसको मैं खरीद लूँगा और ट्रेजरी ZCB में शॉर्ट कर दूंगा। सिंपल। जनरलाइज द अबव डिस्कशन, ये सिंपल वही चीज़ें बताई हुई हैं। वाई इज इट टॉट, अरे भाई है सिलेबस में इसलिए कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस RF पोर्टफोलियो अप्रोच टू डेरिवेटिव प्राइसिंग। ठीक है, क्या करना है, कंबाइन करना है अंडरलाइंग एसेट को। देखो जो हमने ऊपर किया, ये नहीं है कि सिर्फ दो पोर्टफोलियो को जोड़ना हो सकता है पहला शेयर आधा। अब देखो आधा उतना पॉसिबल नहीं है। आधा का मतलब ये है, मान लो कि मतलब किसी हो सकता है फ्रैक्शन में हो जाए, हो सकता है कि 2P1 प्लस P2 इज इक्वल टू दिस 2P1 प्लस 3P2, ये बन गया रिस्कलेस। तो रिस्कलेस का मतलब ये नहीं है कि दोनों पोर्टफोलियो एक ही प्रपोर्शन में डलने चाहिए, मतलब कि दोनों को मिला के हमें उनका पे ऑफ सर्टेन करना है, दैट्स इट। ठीक है ना। कंबाइन द अंडरलाइंग एसेट एंड इट्स डेरिवेटिव इन सच अ मैनर दैट द कॉम्बिनेशन बिकम्स RF, दैट इज पे ऑफ इज सर्टेन। इस तरीके से करोगे उनका पे ऑफ सर्टेन करवा दो। कॉस्ट ऑफ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो इज इक्वल टू PV ऑफ द सर्टेन पे ऑफ डिस्काउंटेड एट RF। तो जो हमें सर्टेन मिल रहा है ZCB की तरह है, तो उसको RF से टांग दो पीछे। ठीक है। नाउ बैक आउट
ऑफ द प्राइसिंग। तो इस तरीके से हम प्राइसिंग ऑफ डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं कि एफ प्लस कितना होना चाहिए। फाइंड आउट प्राइस ऑफ 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस इन द अर्लियर प्रॉब्लम। देखो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो क्या कैसे बनेगा, एस प्लस और एफ माइनस से बनेगा, जैसे मैंने शुरू में जो पहला मेथड हमने किया। तो कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना होगा, इतना होगा। तो देखो वही फॉर्मूला, अल्टीमेटली वही फॉर्मूला बन रहा है, इसके ऊपर बार बार स्ट्रेस करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो आज का सेशन है मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है कवर हो जाएगा। थैंक यू।